रात के 11:30 हो रहे थे। आयुष, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऑफिस से घर लौट रहा था। सर्दी की रात थी और सड़कें सुनसान पड़ी थीं। हल्की हल्की धुंध ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। आयुष गाड़ी चलाते हुए अपने काम के बारे में सोच रहा था कि तभी उसका फोन बजा। कौन होगा इतनी रात? उसने गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम को बंद किया और फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक गहरी, भयावह आवाज आई। तुम्हें डर लगता है, आयुष? आयुष चौंक गया। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम्हारा आखिरी सफर शुरू हो चुका है, आवाज ने कहा और कॉल कट गई। कुछ देर बाद फिर फोन बजा। इस बार स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। उसने झिझकते हुए फोन उठाया। आवाज आई, पीछे देखो। आयुष ने डरते डरते रियर व्यू मिरर में झांका। शुरुआत में कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, एक परछाई धीरे धीरे उभरने लगी। एक महिला जिसके लंबे बिखरे बाल और खून से सना चेहरा था, उसकी सीट के पीछे बैठी मुस्कुरा रही थी। आयुष की चीख गाड़ी के हॉर्न के साथ गूंजी। उसने ब्रेक मारे, लेकिन गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। सुबह जब पुलिस मौके पर पहुंची तो गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त थी, मगर अंदर आयुष का कोई पता नहीं था। सिर्फ ड्राइविंग सीट पर एक फोन पड़ा था, जिसमें आखिरी कॉल का समय 11:59 लिखा था। क्या वह फोन कॉल किसी इंसान की थी या किसी अनजानी ताकत का बुलावा? सुबह के अखबारों में आयुष के लापता होने की खबर छपी। पुलिस गाड़ी से मिले फोन को फोरेंसिक लैब भेज चुकी थी, लेकिन उसमें कोई नंबर या डेटा नहीं था। यह एक अजीब पहेली बन चुका था। मेरा बेटा कहाँ है? आयुष के परिवार वाले और दोस्त उसकी तलाश में लगे थे। उसका सबसे अच्छा दोस्त राहुल मामले की तह तक जाने के लिए खुद पड़ताल करने का फैसला करता है। रात के 11:30 पर, ठीक उसी वक्त जब आयुष गायब हुआ था, राहुल उस सड़क पर पहुंचा। मैंने आयुष का लोकेशन ट्रैक किया था। सड़क पूरी तरह वीरान थी। उसकी गाड़ी का इंजन धीमा पड़ने लगा, जैसे किसी ने उसकी ताकत खींच ली हो। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। राहुल ने कांपते हुए फोन उठाया। राहुल, तुम भी आ गए? वही डरावनी आवाज थी। तुम कौन हो? आयुष कहाँ है? सवाल बहुत करते हो, पीछे देखो। राहुल ने अपनी गाड़ी के मिरर में देखा। वह सुन्न रह गया। वही महिला जो आयुष की गाड़ी में दिखी थी, अब उसकी गाड़ी के पीछे बैठी थी। बिखरे बाल, लाल आंखें और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। तुम आयुष को क्या किया? राहुल चिल्लाया। जो उस रात शुरू हुआ था वह अब खत्म होगा। तुम भी आयुष के पास जाओगे। अचानक गाड़ी के चारों ओर धुंध गहरी हो गई। राहुल ने ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन गाड़ी चलती रही, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। तभी उसकी गाड़ी सड़क से हटकर एक खाई में गिरने लगी। अगली सुबह पुलिस को राहुल की गाड़ी खाई में मिली। गाड़ी में कोई नहीं था, लेकिन गाड़ी के अंदर आयुष का आईडी कार्ड पड़ा था। क्या राहुल और आयुष अब भी जिंदा थे, या उस रहस्यमय ताकत ने उन्हें हमेशा के लिए अपनी कैद में ले लिया? राहुल के लापता होने की खबर ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। आयुष और राहुल दोनों का गायब होना अब एक रहस्यमय घटना बन चुकी थी। पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने इसे चुनौती के रूप में लिया। कवि, जो एक अनुभवी खोजकर्ता और अजीब घटनाओं पर शोध करता था, इस केस में दिलचस्पी लेने लगा। उसने पुलिस से मिले सबूतों को ध्यान से देखा और फैसला किया कि उसे उस रहस्यमयी सड़क पर जाना होगा। रात 11:30 पर कवि अपनी गाड़ी में उस जगह पहुंचा जहां आयुष और राहुल गायब हुए थे। उसने चारों ओर कैमरे लगाए और अपनी गाड़ी में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही घड़ी ने 11:59 बजाए, अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। गाड़ी के शीशों पर धुंध छा गई और कवि का फोन बजने लगा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। कवि ने फोन उठाया। दूसरी तरफ वही गहरी, खौफनाक आवाज थी। तुमने यहां आकर बड़ी गलती की कवि, अब तुम भी हमारे साथ होगे, कवि ने दृढ़ आवाज में कहा। तुम कौन हो और आयुष राहुल को कहां ले गए हो? आवाज हंसी में बदल गई। वे यही हैं कवि, ठीक तुम्हारे आसपास, बस उन्हें देखना सीखो। कवि ने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर देखा।
धुंध के बीच उसे सड़क पर दो धुंधली परछाइयां दिखीं। जब उसने ध्यान से देखा तो वे परछाइयां आयुष और राहुल की थीं। आयुष, राहुल, कवि चिल्लाया, लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस खड़े थे, जैसे किसी के काबू में हो। अचानक कवि की गाड़ी अपने आप चालू हो गई और तेजी से पीछे की ओर चलने लगी। वह कुछ समझ पाता उससे पहले गाड़ी के शीशे पर वही डरावना चेहरा दिखा, लंबे बाल, खून से सना चेहरा और चमकती लाल आंखें। यह जगह अब तुम्हारी कब्र बन जाएगी, आवाज ने कहा। कवि ने हिम्मत जुटाई और एक मंत्र पढ़ा जो उसने अपने शोध के दौरान सीखा था। अचानक सब कुछ रुक गया। धुंध साफ होने लगी और गाड़ी शांत हो गई। लेकिन जब उसने बाहर देखा, आयुष और राहुल की परछाइयां गायब हो चुकी थीं। क्या कवि ने सचमुच उस ताकत को हराया या यह केवल शुरुआत थी? कवि को पता था कि यह रहस्यमय ताकत आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अगले दिन मैंने अपने रिसर्च के सारे रिकॉर्ड खंगाले और उस इलाके के बारे में गहराई से जानने की कोशिश की। उसे एक पुरानी किताब में एक दिलचस्प किस्सा मिला। कहानी थी 50 साल पहले की। एक महिला जिसका नाम विद्या था, उसी सड़क के पास रहती थी। विद्या के पति को शक था कि वह उसे धोखा दे रही है। एक रात गुस्से में उसने विद्या को खींचकर सड़क पर ला दिया और उसे वहीं छोड़ दिया। वह ठंड और भूख से वहीं मर गई। उसकी आत्मा ने तभी कसम खाई कि जो भी इस सड़क पर आएगा वह उसकी तकलीफ को महसूस करेगा। कवि को समझ में आ गया कि यह सब विद्या की आत्मा का काम है। मैंने विद्या की कहानी को खत्म करने और आयुष व राहुल को बचाने का निश्चय किया। मिशन की शुरुआत। कवि रात के 11:30 पर फिर उसी सड़क पर पहुंचा। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आया था। मंत्र, पवित्र जल और विद्या की आत्मा को शांति देने के लिए एक दिया। 11:59 पर वही सर्द हवा और रहस्यमय धुंध फिर से फैल गई। गाड़ी के शीशों पर खरोंचों के निशान बनने लगे। कवि का फोन फिर बजा। उसने फोन उठाया। तुमने हिम्मत तो दिखाई है, लेकिन तुम बच नहीं सकते। विद्या, मैं तुम्हें शांति देने आया हूं। जो तुम्हारे साथ हुआ वह अन्याय था, लेकिन अब इसे खत्म होने दो। धुंध और गहरी होने लगी। तभी विद्या की आत्मा ने अपना असली रूप दिखाया। लंबे बाल, जलती आंखें और चेहरा खून से लथपथ। तुम मुझे रोक नहीं सकते, ये मेरी जगह है। विद्या, तुम अपने गुस्से और दर्द में फंसी हुई हो। यह दुनिया तुम्हारा घर नहीं है। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। और उसने पवित्र जल विद्या की तरफ छिड़क दिया। विद्या की चीखों के साथ तेज रोशनी फैल गई। धुंध गायब होने लगी और आयुष और राहुल जमीन पर बेहोश गिर गए। धन्यवाद, मुझे अब शांति मिल गई। और वह गायब हो गई। आयुष और राहुल धीरे धीरे होश में आए। उन्होंने कवि को गले लगा लिया। पुलिस ने जब यह सुना तो इसे एक अजीब लेकिन सुलझा हुआ केस घोषित किया। हर आत्मा शांति चाहती है, लेकिन इसे समझने वाला कोई चाहिए। क्या यह सचमुच अंत था, या सड़क ने एक नई कहानी की तैयारी शुरू कर दी थी?